कांकेर में 3 से 4 दिन पहले जो भी हुआ उसका असर आज भी पूरे छत्तीसगढ़ में महसूस हो रहा है, क्योंकि सर्व समाज ने ये घोषणा की कि छत्तीसगढ़ बंद रहेगा और धर्मांतरण के अगेंस्ट बंद रहेगा। आज हम यही समझने आए हैं कि किस हिसाब से बस्तर में जिस तरह से धर्मांतरण बहुत तेजी से हो रहा है, उसकी मूलभूत वजह क्या है। और आज हम कांकेर से यहाँ पर कुल 20 किलोमीटर दूर अंदर एक गांव में पहुंचे हैं। यहाँ पर हम एक दूसरे समुदाय के परिवार से बात करने आए हैं, उनसे समझने आए हैं कि क्यों धर्मांतरण हो रहा है और क्या ऐसी कमियों की वजह से हो रहा है। क्या ये मामला उतना धार्मिक है, क्या जबरन धर्मांतरण होता है, या एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फेलियर की तस्वीर को काफी सामने लाकर खड़े कर देता है। मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगी, कांकेर 3 दिन पहले आप वहीं पर थे आमेबेड़ा क्षेत्र में, जहां पर कांकेर 2 दिन तक जलता रहा और वहां पर सरपंच के पिता को दफनाने की जब बात आई थी, उनके अंतिम संस्कार की बात आई, तभी ये पूरा मामला सुलझा और दो समुदायों के बीच में वो हुआ जो शायद आज तक कभी हुआ नहीं था। क्योंकि सरपंच मेरे ख्याल से सरपंच दूसरे समुदाय में जाने के बाद वहां से इलेक्शन भी जीते, सरपंच भी बने, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि दो समुदाय जो भाईचारे में रहते थे वो अचानक से ऐसे भिड़ गए एक दूसरे के साथ और पूरा कांकेर जलता रहा 2 दिन तक। जी मैं पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं उस दिन आमेबेड़ा, मैं यहाँ से इरादा से लगभग 12 बजे या 12:30 के आसपास मैं वहाँ जो बड़े तेवड़ा में पहुँचा था। और उस बीच में दो समुदाय के मतलब वो हुए थे, मतलब अलग अलग जगह थे। बाकी मसीह लोग थे, बाकी और ग्रामीण लोग थे, और ग्रामीण के और भी मतलब उस आसपास के क्षेत्र के गांव के लोग व्यक्ति वहाँ मतलब उस जगह में गांव में वहाँ मौजूद थे। तो उस बीच में मैं जस्ट गया तो कम से कम 15 से 20 मिनट ऐसे रुका। उसके बाद मैं उधर ग्रामीण लोग पहुँचे, जहाँ पर जो मृतक क्या नाम, उसका नाम जो सरपंच के जो पिताजी का जो देहांत हुआ था, उस जगह मतलब उधर से लोग पहुँचे। तो उन लोग धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते मतलब उस जिस जगह पे वो कफन दफन हुआ था उस जगह ग्रामीण पहुँचे, और वहाँ वो लाश को उखाड़ने के मतलब उखाड़ के फेंकने के वो उस जगह में मतलब प्रयास कर रहे थे। उसी बीच में पुलिस बल भी आए। पुलिस बल आके मतलब उसको रोकथाम करने लगे। जस्ट रोकथाम करने के बावजूद अपना जो मसीह लोग भी मतलब सरपंच के जो परिवार के लोग थे और मसीह जो जितने लोग मान रहे थे, वो एक जगह आमा पेड़ के नीचे में था। तो उन लोग धीरे धीरे दौड़ते मतलब धीरे धीरे मतलब उन लोग आ रहे थे। तो मैं भी उस बीच में मौजूद था। और आप वहाँ किसी काम से गए थे या सरपंच के परिवार के तरफ से गए थे? सरपंच के परिवार के मतलब मैं भी मसीह को मान रहा हूँ, तो वो मतलब शोकित परिवार है। इस कारण मैं वहाँ जी उसको मिलने गए थे। बाकी कुछ नहीं था, बस मिलने के बाद में वापस अपन घर आना चाहते थे। उसी बीच में जैसे कि उन लोग आने के बाद पहले तो उन लोग लाठी डंडा जो भी जैसे लेकर आए, फिर अपन भी डर गए। डरने के बाद अपन बहुत दूर दौड़ते चले गए। और फिर बाद में सरपंच ने चिल्लाया उधर से कि वापस आ जाओ। और अगर हम ज्यादा दौड़ते तो हमको और ज्यादा उन लोग मारपीट कर लेते। जैसे हम वापस लौटने के बाद में जस्ट उसके क्या बोलने से आम पेड़ के नीचे में पहुंचा था मैं। पता नहीं पत्थर से मारा, किससे मारा मेरे को उतना मालूम नहीं था। सर को लगा। जैसे सर को लगा तो मैं बेहोश होकर कम से कम 15 से 20 मिनट से ज्यादा ही भी हो सकता है, उस बीच में मैं गिर पड़ा था। मैं उतना ही को जानता हूँ। बाकी जो भी हुआ पहले उनके तरफ से वार हुआ। उसके बाद ही अपने जो मसीह के लोग भी थे, उस बीच में भीम आर्मी भी थे। मेरे को पता नहीं था कि भीम आर्मी वाले हैं करके, लेकिन इतना तो मेरे को मालूम है कि मसीह जितने लोग मसीह परिवार लोग भी थे उसको मेरे को मालूम है। तो शुरुआत उस साइड से हुई, लेकिन भीम आर्मी का रोल यहाँ पर क्या है? चंद्रशेखर आजाद की ये पार्टी है और ये अभी इलेक्शंस में भी, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में भी कुछ अच्छा परफॉर्म किया इन लोगों ने, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी काफी ज्यादा इनका जो प्रेजेंस है वो देखने को मिल रहा था। यहाँ पर बस्तर में क्या काम कर रहे हैं भीम आर्मी? बस्तर में इनका क्या रोल है?
मैम मेरे को उतना जानकारी तो नहीं है पर वो वहां पर क्षेत्र में थे, वहां पर जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था वहां पर थे? जी 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 अच्छा। जी। कुछ बातचीत हुई उन लोगों से आपकी? वो भीम आर्मी वाले से हाँ। मेरे को तो जानकारी मतलब बातचीत नहीं होता इसमें। अच्छा। जी। और जब सामने से हमला हुआ तो उनके पास पहले से हथियार मौजूद थे? कुछ इतना आक्रोश कहाँ से, मतलब पहले से वो तैयार होके आए थे जो बाकी के ग्रामीण थे? आपको ऐसा लगा कि बाकी पहले से तैयारी है उनकी? उतना मेरे को जानकारी नहीं था क्योंकि मैं जस्ट 15-20 मिनट पहुंचा था बस। आप पहुंचे थे पहुंचे थे और वहाँ बैठा था बस। हाँ। मतलब उन लोग तैयारी में साथ थे या कुछ तरह से थे उतना मेरे को मतलब मालूम उनके नहीं। हाथ में क्या हथियार थे, क्या क्या हथियार थे? भीम आर्मी वाले के पास में नहीं नहीं, ग्रामीण पक्ष के और भीम आर्मी के पास भी हथियार थे? पहले ग्रामीण के पास में तो केवल लाठी डंडा था। हाँ। वो हाथ में था उसको मैं देखा था। हाँ। पर अपने भीम आर्मी के पास में नहीं देखा था। मैं उसको देख ही नहीं पाया क्योंकि मेरे को ऊपर लग गया और मैं बेहोश होके गिर गया। अच्छा। जी जी जी। अच्छा। मैं आपके पास आना चाहूंगी, इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई और इन्होंने भीम आर्मी का कहीं ना कहीं एक रोल बताया कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट वाले एरिया है वहां पर जब कॉन्फ्लिक्ट होने वाला था, ये बात एकदम तय थी कि सरपंच ने पंचायत को ऑलरेडी बुला के इस चीज का एक जानकारी दे दी थी कि पिता का देहांत हुआ है और अंतिम संस्कार इस रीति रिवाज से किया जाएगा, जिस पर ग्रामीणों की शायद हामी थी। अब इसके बाद अचानक से ये दो गुट एकदम ज्यादा भिड़ जाते हैं और भीम आर्मी वहां पर मौजूद होके उनके हाथ में भी कहीं ना कहीं उनका रोल ये किस तरह से सामने आ रहा है? मेरे को भीम आर्मी के बारे में उतना जानकारी तो नहीं है। हाँ। पर मैं ऐसा समझता हूँ कि जैसे सुनने में आया है उसके अनुसार मैं बोलना चाहूँगा। हाँ। कि भीम आर्मी शायद ये मसीहों के जो परिवार का जो व्यक्ति का देहांत हुआ था उसका शांतिपूर्ण से उसका कफन दफन हुआ है। उसके उस मृत लाश के साथ में ये किसी प्रकार के भेदभाव या अन्याय ना हो करके इसलिए शायद वो मसीह परिवार के साथ में वो खड़ा था। यहाँ तक मेरे को जानकारी या सोशल मीडिया या फिर ऐसे देख रहे हैं पेपर के द्वारा, तो ऐसा मेरे को लगता है कि भीम आर्मी का खड़ा होने का मकसद यही था कि इस लाश के साथ में किसी प्रकार के अन्याय होने ना पाए। शायद इसी पर ये के कारण या उस परिवार के साथ में भीम आर्मी खड़ा था। लेकिन उनको उनको इस चीज का इल्म कैसे होगा कि भाई यहाँ पर कुछ अत्याचार हो सकता है या कुछ अन्याय हो सकता है? किस तरफ से अत्याचार की बात हो रही है? ग्रामीणों की तरफ से अत्याचार की बात हो रही है, कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से अत्याचार की बात हो रही है? ये मेरे को लगता है या नेताओं के वजह से हो सकता है और कुछ संघ से जुड़े हुए है ना। कुछ लोग बार बार वहाँ पर जा रहे थे, ऐसा भी सुनाई में आ रहा था। जो जबकि यहाँ पर देखते हैं कि ये पूरी रीति से राजनीतिक पार्टियों का पूरा अपना करियर मतलब अपना वो चमकाने के लिए, राजनीति करियर चमकाने के लिए कुछ हमारे जो आदिवासी के लोग जो हैं कि जो जुड़े हुए हैं संघ से या दल से, जो संगठन से जुड़े हुए, उनका बहुत बड़ा ये रोल इसमें मेरे को लगता है। ये अब वापस आते हैं कांकेर की बात से, आमेबेड़ा में जो हुआ उसकी बात से। भीम आर्मी का रोल तो काफी इसमें क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो सरपंच के परिवार है उनको सपोर्ट और समर्थन देने के लिए भीम आर्मी भी वहां पर मौजूद थी। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि खतरा किससे और किस तरह से भीम आर्मी वहां पर पहुंची, क्यों उनका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इस आमेबेड़ा के कॉन्फ्लिक्ट में रहा, किस तरह से समर्थन रहा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी, आप भी जरा यहाँ पर आए कि एक अगर हम धर्मांतरण को ही समझने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल से ये जो परिवार है ये 20 से 25 वर्ष पहले ही क्रिश्चियन परिवार में तब्दील हो चुके हैं। इन्होंने अपने मूल धर्म से अलग हटकर इन्होंने एक दूसरे धर्म को कबूल कर लिया है। लेकिन अब मुझे आप ये बताएं कि ये जो कन्वर्जन का लेकर इतना सारा पूरा डिबेट हो रहा है, इतनी सारी बातें हो रही हैं, क्या मूलभूत ऐसी सुविधाओं की कमी होती है जिसकी वजह से आप लोगों को ऐसा लगा कि किसी और धर्म में शायद एक ज्यादा समर्थन मिले, शायद ज्यादा हमारा लाइफस्टाइल बदलेगा? क्या ऐसा आप लोग को कमी महसूस हुई कि वो कमी किस वजह से महसूस हुई और क्यों महसूस हुई? इसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर देखने को मिलता है, ना ही हमारे गांव में 2 साल से पड़ा टंकी है, मात्र 100 फीस के रूप में पड़ा हुआ है। घर घर पाइप पहुंचा दिया गया है, लेकिन अभी तक यह नल जल योजना के नाम से मात्र 100 फीस के नाम से टंकी या जल नल ये बना चुका है। लेकिन अभी तक इस गांव के ना या आसपास के गांव के ग्रामीणों को, यहाँ के आदिवासियों को अभी तक उस पानी का लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार में यह सरकार बनने से पहले लोग बड़ी बड़ी नारा या बड़ी बड़ी घोषणा, बड़ी बड़ी वायदे किए कि हम हर घर पानी, हर घर सुविधाएं देंगे करके वायदा तो किया, लेकिन उसका अभी तक लाभ दिखाई नहीं देते आ रहा है।
ये जल जीवन मिशन के तहत जो टंकी बनी हुई है उसकी बात कर रहे हैं आप? ये कितने साल से बनी हुई है? 2 साल से बना हुआ है। और 2 साल से बनी हुई है। अभी भी मैं 1.5-2 किलोमीटर दूर से पानी ले जाकर हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं अभी भी। आप पानी के लिए इतना आप लोग को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो हेल्थ केयर यानी कि स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या स्कूल्स हैं, मेडिकल कैंप्स है, उसके लिए कितना दूर जाना पड़ता है? बीमार होते हैं तो डॉक्टर के लिए कितना दूर जाना पड़ता है? यहाँ से मर्दापुर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाते हैं मेडिकल के लिए, है ना। 1 किलोमीटर दूरी। लेकिन बाकी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं यहाँ की जनता को नहीं मिल रहा है। इसमें बहुत सारा ये कमी देखने को मिलता है ना। और अभी भी यहाँ मेरे गांव से जस्ट ये जिलामारी करके एक गांव है, वहाँ पर यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, लोग पैदल पहाड़ चढ़ के ये अपना जीवन यापन करते हैं। उसके प्रति ना यहाँ का प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, ना यहाँ का ये जनप्रतिनिधि जो चुनकर चुनाव के समय बड़ी बड़ी वायदा, बड़ी बड़ी घोषणा करके आए और पद में बैठते ही वो लोग ये सब भूल गए। पद में बैठते ही सब लोग भूल जाते हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सभी लोग वोट मांगने यहाँ पर आ जाते हैं, उस समय बड़े वादे करते हैं, राजनीतिक अपनी रोटी चमकाते हैं। ऐसा कुछ आमे बेड़ा जैसा इंसिडेंट होता है उस समय। पॉलिटिक्स करने की हर जगह जहां भी अपॉर्चुनिटी मिले वो कोशिश होती है। और मैं आपको बता दूं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, यानी यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो सांसद हैं, सभी ट्राइबल हैं। और इनफैक्ट सबका ये कहना है कि सब जब हमारी कम्युनिटी से है तो भी हमारी कम्युनिटी का देख रेख और हमारी कम्युनिटी की जरूरतों को क्यों नहीं सुना जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? सभी ट्राइबल हैं, आपकी सीएम भी ट्राइबल हैं, है ना, तो उसके बावजूद कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके कम्युनिटी में बहुत मूलभूत सुविधाओं की कमी हो रही है तब भी? जी, इस विषय में सबसे पहले ये बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि अगर एक इंसान को शिक्षा ही नहीं मिला है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे कि देश को भी देखते हैं, ऐसे लोग चला रहे हैं कि जिनको ढंग से ज्ञान नहीं है या उन लोग के पास डिग्री नहीं है या कुछ पढ़ाई नहीं किए हैं। तो अगर एक इंसान अच्छे लोगों की संगति करता है तो वो अच्छा ही बनेगा। और हमारे ट्राइबल एरिया में ऐसा है कि ना ही इन लोग को अच्छी शिक्षा दी जाती है और ना ही अच्छी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। जैसे कि अगर मुझे कोई गाली देना अच्छी बात नहीं है तो मुझे लगेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं ये सही है। लेकिन एसटी जो हमारे जो आदिवासी एरिया में है ना, ऐसी चीज़ों के बारे में कुछ शिक्षा दी जाती है और ना ही आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रोत्साहन किया जाता है। और इसके बजाय ये किया जाता है कि संस्कृति, रीति रिवाज, ये सब को फॉलो करो। वो तो हम करते हैं, बस कुछ धार्मिक कार्य होते हैं जिनको हम लोग नहीं करते, जो कि हमें अच्छा नहीं लगता। हमारे विवेक गवाही नहीं देता कि इस चीज़ को हमें नहीं करना चाहिए, तो उस चीज़ को हम लोग नहीं करते। लेकिन इन लोग ऐसे बोलते हैं कि इसको करना ही पड़ेगा। मतलब एक दृष्टि से देखते हैं तो क्या होता है कि अगर हम पुराने चीज़ों को ही करते हैं, उस समय का जो समय को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि इन लोग हमें एक सीमित स्थान में, सीमित जगह और सीमित सोच ही रखना चाहते हैं। मतलब जो पहले की स्थिति से उससे उभरने नहीं देंगे, ऐसा टाइप का लगता है। तो मैं पहला चीज यही मानूंगा कि हमारे ट्राइबल एरिया में शिक्षा की कमी है और शिक्षा अच्छा दी नहीं जाती है। और अभी भी जो माहौल बना हुआ है वो शिक्षा के ही कारण है। क्योंकि अगर ट्राइबल व्यक्ति लोग अगर सचमुच में अच्छे लोगों के साथ संगति करते तो उन लोग लड़ाई झगड़ा को महत्व नहीं देते, वे लोग शांति बनाने की बात करते। तो यही कहना चाहूंगा। लगता है जिस समुदाय से आप जुड़े हैं वो शांति बनाने की बात करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी कंपनी अच्छी है जो प्रोत्साहन देते हैं कि भाई पढ़ो, अच्छे से लिखो, तभी जीवन में आगे बढ़ पाओगे। जी, मैं भी 12th क्लास तक जब मैं पढ़ाई किया तो जैसे हम लोग में क्या होता है कि जो पास्टर होते हैं जो बाइबल की टीचिंग करते हैं, तो उन लोगों ने कहा कि आगे कॉलेज भी कर, आगे डीएड भी कर। मैं भी डीएड का 2nd ईयर स्टूडेंट हूँ और मैं डीएड रेगुलर कर रहा हूँ। तो उन लोगों की ही बदौलत मैं आज भी पढ़ाई कर रहा हूँ। अगर मैं उसमें रहता तो मैं शायद ही कर पाता। कहीं काम करने जाता है, किसी के साथ नशा करता रहता है और हमारे कम्युनिटी को फर्क भी नहीं पड़ता कि मैं कैसे जिंदगी जी रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये उन लोग को फर्क भी नहीं पड़ता। तो वही है कि क्रिश्चियनिटी में जुड़ा तो कुछ तो ऐसा फायदा हो कि मैं सही रास्ता में जा रहा हूँ या अपने लाइफ में, अपने परिवार में से कुछ तो कर रहा हूँ जो सोसाइटी को वापस दे रहे हैं, कुछ ना कुछ योगदान सोसाइटी की तरफ भी हो रहा है। जी, मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी। इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं एक जो जुड़ाव है, कम्युनिटी का एक समर्थन भी रहता है। जैसे कोई बीमार हो गया घर पे या कुछ बुरा वक्त आया तो कम्युनिटी साथ में खड़ी रहती है। यहाँ पे ऐसा कुछ फीलिंग भी आता है। जब आप लोगों से मैं ऑफ द कैमरा बात कर रही थी तब आप लोगों ने इस चीज के बारे में मुझे बताया कि एक कम्युनिटी का जो सपोर्ट है वो मिलता रहता है, एक इमोशनल सपोर्ट मिलता रहता है। क्या ये बात सच है? नहीं, जब हमन पहले से भी वैसी कोई साथ नहीं दें। हमन जब मसीह में जुड़े, मसीह में आयन तो
बहुत कुछ शिक्षा मिली से और बहुत ही हमला सिखाए और हमारे हृदय में जो चीज रही गंदा जो चीज बात जिससे लड़ना जो नहीं लड़ना वो बात से हमला छुटकारा मिली समन हा तो हमन हा ये में हन तो हमन हमार आदमी में हमरे जो जुड़े हैं वही मन साथ देते दूसरा तो नहीं दे पहले भी नहीं देते रही से हाँ और अभी देते हैं हमारे संगवारी में हमरे साथ में हमें तेमन हा तो हमन अभी अच्छा रहता है हर बात हर एक समय में भी बुलावे तो साथ देते हैं चे तो हमला अच्छा लगी सही में तब हम नहीं में जुड़े हैं अभी 20 साल हुआ है हमला अच्छा 20 साल हुए हैं आप लोगों को। गवर्नमेंट जो है अभी की जो सरकार है वो सोच रही है कि एंटी कन्वर्जन लॉ लाएगी जल्द और लगातार इस पर डिस्कशंस भी हो रहे हैं कि एंटी कन्वर्जन लॉ लाने की बात हो रही है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? ये अब धर्मांतरण कठोर कानून जो लाने का जो सरकार का जो योजना है इससे आदिवासियों का या एसटियों का कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसमें जो संघ से जुड़े हुए हैं उन्हीं लोगों का फायदा हो सकता है, लेकिन इसमें ये सब लाने से या एसटी के लोगों को किसी प्रकार की मूलभूत सुविधा नहीं मिलेगी। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर विधायक आदिवासी है, मुख्यमंत्री आदिवासी है, तो भी हमारे बस्तर का जंगल कट रहा है। तो इसमें क्या ये लोगों का ध्यान भटका कर धर्म जाति में लड़वाने का काम सरकार कर रहे है। इससे कोई हमारे आदिवासियों का फायदा नहीं होने वाला है। आदिवासियों का फायदा नहीं होने वाला है। आपको लगता है कि ये जो है ये धार्मिक नहीं है और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल है? जी, ये बिल्कुल ये धार्मिक हमको धार्मिक नहीं चाहिए, पर हमको इंसानियत चाहिए, हमको मूलभूत सुविधा चाहिए। हमारे गरीब शोषण वर्ग के लोग हैं जो बस्तर में जो जंगल में रहते हैं, जो एक एक दिन एक एक दाना के लिए तरसते हैं, ऐसे लोगों को मूलभूत सुविधा की आवश्यकता है। ना ही हमें कानून या कठोर कानून की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमारे आदिवासी भोले भाले लोगों को या आपस में धर्म जाति के नाम से लड़ते रहे ताकि ये उनका ध्यान डाइवर्ट किया गया है। अच्छा, सरकार से एक और बात क्या कहना चाहेंगे? ये तो आप एक मैसेज आपने साफ कह दिया है कि इस लॉ से हमारा कोई फायदा नहीं होगा, यानी ट्राइबल कम्युनिटी का कोई फायदा नहीं होगा। और एक बात क्या कहना चाहेंगे कि मूलभूत सुविधाओं पे काम करने की जरूरत है बहुत ज्यादा। अगर ये सब जितनी भी ये चीजें हैं अगर ये खत्म हो जाएंगी, ये कुरीतियां खत्म हो जाएंगी, शायद उसके बाद कुछ फायदा होगा। सबसे पहली बात तो मैं बोलूँगा कि एसटी कोई भी धर्म में नहीं आता है। यदि एसटी धर्म में आता है तो सबसे पहले मैं हमारे जो जितने भी हमारे आदिवासी विधायक है, मुख्यमंत्री विधायक या मुख्यमंत्री है, हमारे जो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आदिवासी है, राष्ट्रपति भी आदिवासी होने के नाते यदि उनको धर्म चाहिए तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा एसटियों का धर्म कोड ला के बताइए। इसके लिए यदि वो आदिवासी का रक्षा करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं यही मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति और विधायकों से कहना चाहूँगा कि यदि वो लोग वाकई में यदि एसटी हैं, ये गौड़ है, तो ये गौड़ जाति का धर्म कोड लाइए। उसके बाद ही ये एंटी कन्वर्जन का ये बिल पास कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले तो ऐसा कोई लॉ लाने की पहले एंटी कन्वर्जन पे जो लॉ लाने की बात चल रही है छत्तीसगढ़ में, उसको लाने से पहले मूलभूत सुविधाओं पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एक और आप लोगों से एक आखिरी सवाल मैं आप लोगों से लेना चाहूंगी कि 20 साल पहले जब आप लोग दूसरे धर्म को आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, उस समय क्या प्रक्रिया हुई थी ये भी जानना जरूरी है। मैंने तो ये समझ लिया कि क्यों हो रहा है, ये वजह तो समझ ली, लेकिन कैसे हुआ ये भी समझना जरूरी है। तो उस समय कुछ लोग आए थे, मिशनरी से कुछ लोग आए थे, चर्च से कुछ लोग आए थे आप लोगों से बात करने के लिए, क्या बातें हुई थी, उसके बाद क्या एक प्रोसेस था जो फॉलो किया गया था? इसमें ये मेरे को कोई मिशनरियों ने नहीं बताया। हाँ। पर मैं ऐसे उनका पत्रिका पढ़ा तो उससे उस पत्रिका या बाइबल से संबंधित जो पत्रिका टेक्स्ट था उसको पढ़कर मैंने देखा कि उसमें कुछ अच्छी बातें हैं। वो आपके पास कैसे आया? वो पहले मेरे को या जो कांकेर में जो उस समय जो बांटा जाता था उसके द्वारा मुझे मिला हुआ था। अच्छा, है ना। हाँ। उसके थ्रू मुझे मिला तो उसको पढ़कर मुझे जानकारी हुआ कि सचमुच में ये बाइबल में कुछ अच्छी बातें हैं, है ना, जो एक दूसरे को प्रेम और भाव। बाइबल ये भी बताती है अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो, है ना। ये बात को देखा, वो वचन उसमें लिखा हुआ था बाइबल से। तो उसको देखकर मैंने पढ़ा और उससे मुझे लगा कि सचमुच में हमें आपस में एक दूसरे को प्रेम से रहना चाहिए, हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, हमें अच्छा रहना चाहिए। इस बात के बारे में मुझे
देखने को मिला। इससे पहले मैं देखता था कि हमारे लोग आज भी हमारे आदिवासी लोग काफी नशीले में डूबे हुए हैं, जिसके कारण वो लोग विकास नहीं चाहते। उनको मात्र ये आज किसी को काम करने के लिए बुलाएंगे तो लोग आने के लिए पसंद नहीं हुए, लेकिन उनको ये दारू बोलेंगे तो वो लोग आगे आ जाएंगे। आज इसी में हमारे आदिवासी भाई लोग पिछड़े हुए हैं, जिससे इसीलिए वो लोग पिछड़े हुए हैं कि शिक्षा की कमी। लेकिन आपको लगता है मूल धर्म से, जो आपका मूल धर्म था, उनकी किताबों में ऐसी सारी चीजें नहीं लिखी हुई थी कि प्रेम से रहना है अपने साथियों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है? ये बाइबल में ही आपने देखा है? ऐसे पहले भी तो कई सारी धार्मिक किताबों में आपने ये पढ़ा होगा। एक्चुअली में कि हमारे आदिवासियों का कोई ऐसा तो धर्म तो है ही नहीं, है ना, तो मुझे उतना जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि इस प्रकार से, लेकिन मैं इसी को देखा तो यहाँ पर ये बात देखने को मिला। और बाकी में मैं बाकी का खंडन नहीं कर रहा हूँ, सब अपने अपने लोगों के लिए जो मानता है, जो आस्था रखता है, उनके लिए वो सभी अच्छा है। मैं किसी का खंडन नहीं कर रहा हूँ। खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाइबल में आपने कुछ अच्छी चीजें पढ़ी और आप प्रभावित हो गए। जी, उसके बाद कोई प्रोसेस फॉलो करना पड़ा? हर हफ्ते आप चर्च जाते हैं, उससे पहले कोई प्रोसेस फॉलो किया आपने? जी, उसके बाद में मैंने ये चर्च जा रहा हूँ लगातार, और उस पर विश्वास कर रहा हूँ, उस पर आस्था रख रहा हूँ। 20 साल से आप लगातार जा रहे हैं। चर्च कब जाना होता है? संडे बस एक बार? ये संडे को जाते हैं। अब जब चाहे आप जहाँ भी हो आप दुआ कर सकते हैं। इसमें वो उतना नहीं है कि केवल वहीं पर जाकर चर्च में जाकर दुआ करें। हम जहाँ भी बोलेंगे वहाँ पर ये करते हैं, लेकिन संडे हम लोग प्रार्थना जाते हैं। प्रार्थना जाते हैं, बिल्कुल। सरकार से एक बस यही कहीं ना कहीं एक मांग है कि इन कुरीतियों को अगर खत्म कर दिया जाए, प्रॉपर हेल्थ केयर, एजुकेशन सिस्टम, वाटर सप्लाई, ये सारी चीजें जो कुरीतियां हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो अगर लोगों तक पहुंचा दी जाएं तो ये सारी समस्याओं को अपने आप, इन समस्याओं से निजात पाने का जो काम है वो सरकार कर देगी। अगर सरकार इन सारे मूलभूत सुविधाओं पर काम करना शुरू कर दे, जैसे कि ये सारे जो पिछड़े इलाके हैं, रिमोटेस्ट एरियाज हैं बस्तर के, वहां तक अगर ये सुविधाएं पहुंच जाएं तो सरकार को और कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। इन सभी गांव वालों का यही कहना है। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, कांकेर, छत्तीसगढ़ से आज तक।